नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साध संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टी को सेवादार टीम आपका स्वागत करती है। हम धन्य हैं कि एक बार फिर दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार होकर कमांडर शर्मा अंकल जी की बुक को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज की रीडर गुरु जी की ब्लड संगत ओट संगत रूपासूर आंटी जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रूपासूर आंटी। जय गुरु जी, ओवर टू यू। जय गुरु जी अंकल। नमस्ते कमांडर अंकल। जय गुरु जी संगत जी। आज हम कमांडर शर्मा अंकल की बुक दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार की पेज 80 से 80 तक की रीडिंग करेंगे। इससे पहले मैं आपको छोटी सी एक दो लाइन की समरी पेज 79 से बताऊंगी, जहां पे गीता में भी जोर दिया गया है। इसी बात पर भगवत गीता में भी जोर दिया गया है। यह भगवान कृष्ण और उनके शिष्य अर्जुन के बीच हुए वार्तालाप की बात है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम जिसकी आराधना करोगे उसी को प्राप्त हो जाओगे। जो मेरी आराधना करते हैं वो मेरे पास ही आते हैं, लेकिन जो मुझे बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो कहीं नहीं जा पाते। आप समझदारी से चुने, पर एक बार चुन लिया तो फिर आंख बंद करके विश्वास करें। इसका कोई फायदा नहीं कि आप किसी को चुनने के बाद सोचते रहें कि क्या आपने सही चुनाव किया है या क्या आपकी एक दूसरी राय की जरूरत है। जो लोग यहाँ वहाँ सब जगह जाते हैं उन्हें कोई सहारा नहीं मिलता। ये वो सीख थी जो मैंने पिताजी के मामले में बड़ी ही मुश्किल से गुजर कर सीखी थी। आंटी यू आर नॉट ऑडिबल। हाँ जी अंकल जी। जी आंटी जी। आप बताएं कि एक तकिया भरोसा तेरे चरनादा। अंकल जी, हम सबको पता है कि एक का सहारा और एक का आसरा और एक पे फेथ ही चाहिए जो हमें हमारे गुरुजी से मिलती है। लेकिन टेस्टिंग टाइम्स में, मतलब मुश्किल के समय में, ये कैसे विश्वास हो और ये कैसे विश्वास बनाए रखें अपने आप ऊपर, जो हमें ये विश्वास दिलाता रहे कि हम अपने गुरुजी पे विश्वास करें। जो अब संगत जुड़ रही है उनसे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँगा आंटी जी, मुझ में और संगत में कोई फर्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ अलग से ज्ञान है। जो जो कुछ गुरु महाराज से मिला, शब्द सुने और जो अनुभव किया वही सब कुछ इस बुक में भी लिखा। ये शब्द बहुत बहुत बार चलता था, एक तकिया भरोसा तेरे चरना और सबे ढाइया ढेरिया। तो इस बात में, और जो अर्जुन को कृष्ण जी ने कहा था कि तू सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ, तो जब उन्होंने उसे अपने पास आने को बोला था तो उस पे सब कुछ छोड़ के उसमें पहले लिखा था। अगर आप सब कुछ छोड़ के नहीं आए तो बेसिकली आप आए ही नहीं, और अगर आप केवल गुरु के नहीं हुए तो आप फिर गुरु के नहीं हुए। रही बात विश्वास करने की और कि कैसे भरोसा करें, तो अटी जी ये तो एक स्टेप है, लेना ही पड़ेगा, और ये हम बहुत चीजों में लेते हैं। गुरु ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। जिनके लिए गुरु ऑप्शन होते हैं, आप भी गुरु के लिए फिर ऑप्शन ही रहते हैं। अगर गुरु को पता है कि मेरे अलावा इसका कोई भरोसा नहीं है, इसका कुछ नहीं होना, मैंने इसका कुछ नहीं किया तो इसका कुछ नहीं होगा, तो फिर गुरु को ऑप्शन नहीं है। आप महाराज को ऑप्शन नहीं दीजिए, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं रख के, बाकी सारी ढेरी ढाक के सब कुछ छोड़ के गुरु के पास आने का, फिर उसका स्वाद अलग है। और डर तो लगता है आंटी, सबको लगता है, हमको भी लगता है हर समय, लेकिन डर से आगे गुरु है। जी आंटी। अगले अवसर पर मुझे पंजाब में हो रहे विवाह समारोह का निमंत्रण मिला। मुझे हमेशा ही निमंत्रण पत्र मिलने की उत्सुकता से इंतजार रहती थी। इस बार मैं अकेला नहीं था। हम 4 लोग, विंग कमांडर अनिल अरोड़ा, विंग कमांडर विमल नागपाल, विजय पुष्करना और मैं साथ में पंजाब गए। ऐसी यात्रा में ही अधिकांश वक्त सड़क पर ही निकल जाता था।
और समारोह के लिए मुश्किल से 2 या 3 घंटे का समय ही रहता था। इसलिए रात के 10 बजे निकलने का समय सीमा तय हुई। क्योंकि इस गुट में मैं उम्र में सबसे बड़ा था, इसलिए निर्धारित समय सीमा पर ही निगरानी रखता था। इस 10 बजे निकलने की व्यवस्था ने केवल एक अफसर को छोड़कर हर अफसर पर सुचारू रूप से काम किया था। इस विषय पर विस्तार पूर्वक बाद में बात करेंगे। ओवर टू यू कमांडर अफसर। आंटी जी अभी और थोड़ा पढ़ लीजिए, क्योंकि ये तो बस इंट्रोडक्शन ही है, फिर बात करते हैं। जी अंकल। पंजाब के इस दौरे के दौरान हमने यह तय किया कि हम पहले हलवारा में एयरफोर्स स्टेशन को संभाल रहे एयर मार्शल अनिल चोपड़ा अंकल, उस वक्त एयर कमांडर, को मिलने जाएंगे। वो गुरुजी के एक अत्यंत भाग्यशाली अनुयायी थे। गुरुजी की कृपा से चोपड़ा अंकल एक गंभीर स्तर पर पहुंचे हेपेटाइटिस रोग से कुछ ही समय में ठीक हो गए थे। बाद में चोपड़ा अंकल ने गुरुजी से अपने तत्काल हुई रोग निवृत्ति के बारे में स्वस्थ हो जाने के कारण भी पूछा। वहां पर ऐसे बहुत से लोग थे जो एक लंबे समय से गुरुजी के पास आ रहे थे, पर अब भी उनकी कृपा का इंतजार कर रहे थे। गुरुजी ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, मैंने जब देखा कि मुझे तुरंत पता चल गया कि तुम आशीर्वाद प्राप्ति के लिए तैयार हो, इसलिए मैं तुम्हें तुरंत ही आशीर्वाद दे सका। जी आंटी, चोपड़ा अंकल की बात करते हैं। उससे पहले हम लोग की जो पंजाब की ट्रिप होती थी, एक्चुअली मैंने जो 4 नाम लिए, मैं, विंग कमांडर अरोरा अंकल, कमांडर नागपाल और विजय पुष्कर अंकल, हम चारों करीब करीब हर टीम का हिस्सा रहते थे। क्लेयर फॉर्म में जब सत्संग हुआ तब भी, महाराज जब गुड़गांव में आए तब भी, और जब हम लोग को पंजाब जाने का इनविटेशन मिलता था तब हम लोग इकट्ठे जाते थे। यहाँ तक कि बाद में हम चारों को एक ही इनवाइट मिलता था, क्योंकि पता था कि हम साथ में ही जाएंगे। और इस बार जिसकी हम बात कर रहे थे, इसमें हुआ ये था कि हम गए, और क्योंकि वी कमांडर और अंकल एयर मार्शल चोपड़ा अंकल को बहुत अच्छे से जानते थे, तो उनका ये प्लान बना कि हम लोगों को पहले हलवारा जाना चाहिए और वहां पे अंकल से मिलना चाहिए। तो एक्चुअली इस बुक का जो टाइटल है ना, ये चोपड़ा अंकल के सत्संग से ही लिया गया है, इसलिए मैं इस पे थोड़ा सा विस्तार से बात करता हूँ। अंकल से बात हुई, उन्होंने अपनी किस तरीके से वो ठीक हुए, किस तरह से बीमार थे, वो सारा कुछ वहाँ पे हमने सुना। और जब हम उनके घर निकलने से पहले विजिटर्स बुक में सिग्नेचर कर रहे थे, तो गुरु महाराज की बड़ी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस हमें उस समय वहां पर मिली, जिससे हमें समझ में आ गया कि अंकल के पास आना हमारा आइडिया नहीं था, ये आइडिया गुरु महाराज ने ही हम लोगों के दिमाग में डाला था। उन्होंने ज्यादा समय ना लेते हुए उनका थोड़ा सा बताता हूँ कि एयर मार्शल चोपड़ा अंकल हेपेटाइटिस बी से बीमार थे, और करीब करीब उस स्थिति में पहुंच गए थे जहां पे कम से कम रेगुलर मेडिसिन से और ट्रीटमेंट से उनका कुछ नहीं हो सकता था। वो गुरु महाराज के पास लाए गए, और महाराज ने उनको देखते ही कहा, मैं तुझे ठीक करूंगा, और ठीक कर भी दिया। तो चोपड़ा अंकल ने उनसे बाद में ये पूछा था कि गुरु जी, आपने मुझे एकदम से ठीक कर दिया, जबकि आपके पास तो संगत बहुत बहुत टाइम से आती है और उनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस डिले होते रहते हैं। ये वो चीज है आंटी जो हम सब लोगों को आज भी सोचने पे मजबूर करती है। तो गुरु महाराज ने उनसे मिलिट्री की समझिए भाषा का इस्तेमाल करते हुए बताया कि आप जिस तरीके से एक ट्रांसमीटर की रिसीवर की ट्यूनिंग जरूरी है सिग्नल डायरेक्टली पहुंचने के लिए, उस तरह की ट्यूनिंग मैंने आपकी देखी। यानी मैंने जब पहली बार देखा तो मैं समझ गया कि तुम आशीर्वाद के लिए तैयार हो, यू आर ब्लेसिंग रेडी। तो और मैं आपको फौरन ठीक कर पाया। यहाँ बहुत सारी संगत आती है जो गुरु से मांगती रहती है, गुरु जी से अपनी प्रॉब्लम बताती रहती है, लेकिन वास्तव में आशीर्वाद के लिए तैयार नहीं है।
आप अपनी रेडियो को ठीक से ट्यून नहीं करेंगे तो सिग्नल नहीं आएगा, और आप केवल ट्रांसमिशन को ब्लेम करते रहे कि दूरदर्शन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या विविध भारती के लोग आजकल पता नहीं क्या करते, सिग्नल ही नहीं ठीक से आता। एक्चुअली उनका सिग्नल सब तरफ जा रहा है, सब सुन रहे हैं कि इन्होंने ट्यूनिंग की है। आप अपने रेडियो को ट्यून करें, अपने रिसीवर को ट्यून करें। तो ये वहां से शब्द मिला, तब समझ में आया कि एक्चुअली ब्लेसिंग रेडी होने की जिम्मेदारी हमारी है। और ब्लेसिंग रेडी होने के जो स्टेप्स हैं, उनमें इंक्रीमेंटली हम एक एक स्टेप डिस्कस करते आ रहे हैं। मांगो नहीं मानो, और बाकी सारी ढेरियां ढा दो, एक तकिया भरोसा। जब गुरु महाराज के भरोसे रह जाएंगे और गुरु महाराज से मांगने के बजाय उनको केवल मान लेंगे और पूरी तरीके से मान लेंगे, तो फिर आप ब्लेसिंग रेडी हो और फिर आपको देर नहीं लगनी। ये लेसन चोपड़ा अंकल के सत्संग से मिला। जी आंटी। गुरुजी अपने सारे अनुयायियों से प्यार करते हैं और सब पर समान रूप से अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। ये हमारे आशीर्वाद प्राप्ति के लिए तैयार होने का स्तर है, जो तय करता है कि हम कितना और कितनी जल्दी उसको ग्रहण कर पाते हैं। चोपड़ा अंकल के पास गुरुजी ने अपनी अद्भुत खुशबू के जरिए अपनी मौजूदगी से हमें आशीर्वाद भी दिया। अलवारा से हमने गुरुजी के जन्म स्थान डुगरी जाने का सोचा। इसमें एक अड़चन थी। संगत में से कोई भी गुरुजी की पहले से ही दी हुई स्पष्ट अनुमति के बिना डुगरी नहीं जा सकता था, और हमारे पास कोई अनुमति नहीं थी। अपने हाथ जोड़े, आंखें बंद करी और कहा, महाराज, हम डुगरी जाना चाहते हैं, कृपा हमें आज्ञा दे। आज्ञा मांगकर हम डुगरी के लिए निकल पड़े। यह डुगरी की हमारी पहली यात्रा थी, इसलिए हम वहां किसी को भी नहीं जानते थे। फिर भी हमारे पहुंचने पर अश्विनी अंकल ने हमारा स्वागत किया। वो वहां पर महाराज के निर्देश पर ही हमारे स्वागत के लिए चंडीगढ़ से आए थे। उन्हें हमें आसपास घुमाने के लिए कहा गया था। वास्तव में गुरुजी ने हमारी डुगरी की इस योजित यात्रा के लिए अश्विनी अंकल को एक पूरा कार्यक्रम बनाकर दिया था। हमने गुरुजी से केवल 1 घंटा पहले ही प्रार्थना की थी, पर गुरुजी ने अश्विनी अंकल को ये सारे निर्देश पहले से ही दे दिए थे। तो ये डुगरी जाने का विचार हमारे दिमाग में किसने डाला? इसमें कोई शक नहीं कि खुद महाराज ने ही डाला। अंकल जी, ये इंसिडेंट कितना क्लियरली प्रूव करता है कि महाराज हमारे थॉट्स को भी गाइड करते हैं। और हम एब्सोल्यूट। सोचते हैं कि हमने सोचा है, हम सोच रहे हैं, ये सब हमारा ही दिमाग चल रहा है, लेकिन सब महाराज की सोच है, सोच भी वही देते हैं। अंकल, आप कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे इस बारे में, जो ये बताता है कि महाराज थॉट्स गवर्न करते हैं या गाइड करते हैं? आंटी, ये हम बुक पे ही रहते हैं और हम इसी चीज को थोड़ा सा एलेबरेट करते हैं। जब हम चारों डुगरी के लिए निकले, तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये प्लान बनाया था कि हम डुगरी जाएंगे। जब हम डुगरी पहुंचे, तो रोड के ऊपर अश्विनी शर्मा अंकल, जो चंडीगढ़ से हैं, वो वहां पर वेट कर रहे थे। हम उन्हें नहीं जानते थे, वो हमें नहीं जानते थे, तो उन्होंने हमसे हमारे बारे में पूछा। और जब हमने बताया कि हम कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि अंकल, गुरु महाराज का सुबह फोन आया था कि ये लोग आएंगे और आप इनको रिसीव करना। तो वो हमें रिसीव करने के लिए आंटी सुबह निकल पड़े थे चंडीगढ़ से, और हमारी वेट कर रहे थे। इसका क्या मतलब हुआ कि सारा का सारा प्रोग्राम गुरु महाराज का बनाया हुआ था, और अपने प्रोग्राम को अपने तरीके से कंट्रोल किया उन्होंने, हमारे मस्तिष्क में भी वही बात डाल के जो कि वो चाहते थे। हमें अगर लगता है कि हम हलवारा अपनी इच्छा से गए, नहीं, महाराज ने डिसाइड किया। हम डुगरी अपनी इच्छा से आए, नहीं, महाराज ने डिसाइड किया। तो अगर आप महाराज के ऊपर छोड़ दें,
आंटी ड्यूअल कंट्रोल नहीं चलता, बस एक ये बात ध्यान में रखने की होती है हमारे, या तो हम कंट्रोल में हैं या तो फिर महाराज कंट्रोल में है। महाराज को आप लिप सर्विस देके कि महाराज आप सब कुछ कर दो, आप जानो, लेकिन अपने पास से छोड़ा नहीं, तो महाराज को पता है कि ये खाली ऊपर ऊपर की बात है, दिल से नहीं है, तो वो रहने देंगे उसको। लेकिन आप अगर सारे और भरोसे ढाके, और भरोसे में आंटी अपना खुद का भरोसा भी है कि मैं कर लूंगा, नहीं, अपना भी नहीं, केवल महाराज का। जब पूरी तरीके से आप महाराज के ऊपर एक तरीके से अ, आश्रित हो जाए, अपने आप को केवल उनके सहारे छोड़ दें, तो फिर महाराज अपने हिसाब से आपकी जिंदगी को गवर्न करते हैं और आपसे वो सब करा लेंगे जो कि वो चाहते हैं। और वही हुआ। जी आंटी। अंकल मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर करूं यहाँ पे महाराज की सोच के बारे में, अगर आपकी परमिशन हो। रोशन अंकल। आंटी शॉर्ट में कर दीजिए प्लीज। बहुत छोटा सा करूंगी अंकल। कि बहुत साल पहले की बात है, हम 5-6 आंटीज इकट्ठे होके जलंधर गए थे मत्था टेकने के लिए, और वहीं हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम वापसी पे डुगरी होके चलेंगे। अब वहां पता लगा कि डुगरी मंदिर तो बंद होगा, पर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम डुगरी मंदिर होके तो चलेंगे, रास्ते में भी है और जाएंगे भी जरूर। और जैसे हम लोग डुगरी मंदिर पहुंचे, नॉर्मली मंदिर बंद ही था, गेट भी बंद था, लेकिन एक बड़ा सुंदर पीकॉक वहां छत से बार बार ऐसे पीछे से झांक झांक के हमें देख रहा था कि जैसे कोई हमारी वेट ही कर रहा है। वो जैसे हम ऊपर देखें तो वो छुप जाए, फिर वो थोड़ी देर में वो फिर आगे आके झांकने लगे। फिर हम लोग नीचे पीछे कुटिया की तरफ, जहाँ गुरुजी की कुटिया है, जहाँ उन्होंने जन्म लिया था, तो उधर मत्था टेकने के लिए गए। जैसे ही वहां मत्था टेक के बाहर निकले तो गुरुजी की वहां चाची जी रहती हैं साथ वाले घर में, वो बाहर निकल के आई और उन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी ने मैं बुखार में पड़ी हुई थी और गुरुजी ने मुझे हिला के उठा के बोला है कि जा उठ बाहर जा, संगत आई है, उन्होंने चाय पिला जाके। तो वो हमारे पास आए, हम भी फिर उनके अंदर गए, उनकी कुटिया के अंदर। वहां पे वो बीमार थी, उन्हें हमें हमने उनको बिठा लिया और हमने फिर चाय प्रसाद बनाया, सब लोगों ने पिया, वहां हमने नाश्ता पानी किया। और फिर उन्होंने हमें छोटे से डब्बे में से पंजीरी निकाली, बेसन की और गुड़ की पंजीरी। कहते हैं ये निर्मल को बहुत पसंद थी, तो ये मैं हमेशा रखती हूँ कि जो भी संगत आती है मैं उन्हें जरूर खिलाती हूँ। तो वो थॉट भी गुरुजी का ही डाला हुआ था, और वो प्लानिंग और चाची जी को उठाना वो सब गुरुजी ने ही तो किया था, और हम लोग इतने खुश हुए वहां पे सब, बिल्कुल जैसे सफल होगा हमारा डुगरी का ट्रिप। थैंक यू अंकल। जी आंटी। अश्विनी अंकल चंडीगढ़ से डुगरी आए थे और हमने गुरुजी की पवित्र जन्मभूमि पर उनकी कार्यक्रम सूची का अनुसरण किया। डुगरी मंदिर निर्माणधीन था। हम गांव के बड़े बुजुर्गों से मिले और महाराज के बचपन के बारे में बहुत कुछ जाना। हमने वो जगह भी देखी जहां महाराज ने तपस्या की थी, और वो जगह भी देखी जहां वे पैदा हुए थे। पहली बार हमेशा ही एक खास एहसास होता है। हमने कुछ अनमोल तस्वीरें भी ली। फिर हम मलेरकोटला आए, लंगर खाया और विवाह समारोह के लिए वापस चल पड़े। हम सब साथ में यात्रा पहली बारी कर रहे थे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण थी कि कार से गुड़गांव लौटने की 8 घंटों की यात्रा के लिए हम वहां से सही समय पर निकल जाएं। सबसे बड़ा होने के कारण मैंने इसे अपनी जिम्मेवारी समझा। मैंने सबको विवाह स्थल से 10 बजे निकलने का सुझाव दिया, लेकिन 10 बजे वहां से निकलने के लिए मेरे अलावा और कोई तैयार नहीं था। 10 बजने से कुछ ही मिनट पहले मैं अपनी कार के पास वापस आ गया और कार के सहारे खड़े होकर मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी हमको 10 बजे निकल जाना चाहिए ताकि सुबह के 6 बजे तक हम वापस पहुंच जाएं। मेरी प्रार्थना पूरी भी नहीं हुई थी कि एक घोषणा हुई। गुरुजी का हुक्म है कि दिल्ली की संगत 10 बजे तक दिल्ली के लिए प्रस्थान करे। गुरुजी का हुक्म पवित्र था और उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती थी, और हम 10 बजे निकल गए। इसके बाद संगत के हर समारोह से हम हमेशा 10 बजे ही निकल पड़ते। हम लोग पहली बार साथ में जा रहे थे, तो
क्योंकि हम लोग वर्किंग भी थे और नेक्स्ट डे हम लोग को ऑफिस जाना होता था और करीब 8 घंटे का ट्रेवल टाइम होता, तो जब भी हम पंजाब जाते तो बिना रुके जाते और शगन दे के लंगर करके हम लोग चले आते थे। तो एक तरीके से दिन भर की और रात भर की ड्राइव होती थी। ये बहुत ज़रूरी होता था कि हम लोग टाइम से निकल लें। तो एक प्लान में रहता था कि हम लोगों को 10 बजे निकल जाना चाहिए। तो मैंने अपने भाइयों से रिक्वेस्ट की कि भाई हम लोग 10 बजे निकल लें तो हम सुबह 5 बजे के करीब तक पहुंच जाएंगे, जो कि सही रहेगा। तो बाकी लोग सब बिजी थे और मेरे ख्याल से म्यूजिक अच्छा चल रहा था तो डांस फ्लोर पे थोड़ा डांस भी हो रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि इनमें से कोई सा भी आज 10 बजे निकलने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं वहां से वापस आया, कार के पास खड़ा हुआ और मैंने गुरु महाराज से प्रार्थना की, महाराज हमें 10 बजे निकल लेना चाहिए, प्लीज। और आप ये यकीन कीजिए कि मेरी प्रार्थना खत्म नहीं हुई थी और होस्ट ने अनाउंस कर दिया कि दिल्ली की संगत 10 बजे चली जाए, और ये गुरु का हुक्म था। तो बस इस ट्रिप ने बहुत सारे डाउट क्लियर कर दिए। गुरु महाराज इज ऑलवेज इन कंट्रोल। अपनी संगत की जिंदगी पे गुरु महाराज का नियंत्रण पूरी तरह से रहता है। संगत की जिंदगी, भीड़ की जिंदगी पे नहीं। हर एक, जैसे गुरु महाराज कहते थे, संगत थोड़ी सी और भीड़ बहुत ज्यादा, और दोनों का अगर मोटा मोटा फर्क करना हो आंटी, तो मानने वाली संगत और मांगने वाली भीड़। संगत के ऊपर गुरु महाराज का कंट्रोल पूरा रहता है, और जहां उन्हें लगता है कि इनको कुछ जरूरत है, वो इंटरवीन करके वहीं चीजें सीधी कर देते हैं। और हम लोगों की ये ट्रिप जो पंजाब में महाराज की आज्ञा से शुरू हुई थी, इसका जीता जागता उदाहरण है कि वो पूरी तरीके से अपनी संगत के साथ रहते हैं, उनको नियंत्रण में रखते हैं और उनको अपने तरीके से चलाते हैं। जी आंटी। जय गुरु जी कमांडर अंकल। जी अंकल। कमांडर अंकल 2 मिनट लूंगा सिर्फ। आपने अभी बताया था कि गुरु जी महाराज के गांव डुगरी में आप गए थे और वहाँ कुछ कुछ बुजुर्गों से मिले थे, तो अंकल 2 मिनट के लिए बता दीजिएगा कि उन बुजुर्गों ने आपके साथ क्या क्या शेयर किया था, शॉर्ट में। मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा अच्छे से अनिल बता सकते हैं, और मुझे लगा अनिल आज लाइन पे हैं। अगर अनिल और अंकल को आप अनम्यूट कर पाए तो वो फ्लैग हाथ रेज कर दें। तो ज्यादा बातें क्योंकि पंजाबी में हुई थी तो अंकल ने ज्यादा अच्छे से की थी, मुझे तो उस समय तक बहुत पंजाबी आती भी नहीं थी। तो मैं अनिल, जय गुरु जी संगत जी, अगर अनिल अरोड़ा अंकल जी उपस्थित हैं तो होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज उनको अनम्यूट करना है 1 मिनट के लिए। इफ ही कैन रेज हिज हैंड। या अनिल अरोड़ा अंकल कैन रेज हिज हैंड, देन वी विल मेक हिम को-होस्ट। I think uncle, maybe he's someone else. Otherwise, he ओके would ओके, have to come. पॉसिबली। Yeah. जी अंकल। ठीक है अंकल, योर मैसेज तो क्लियर। मैंने अंकल, मजे की बात ये नहीं है कि क्या बात हुई, बात बढ़िया ये है कि क्या महसूस किया। और वो एहसास डिवाइन था। तो मुझे याद है वहाँ बापूजी से भी मिले थे। मेरी समझ में ज्यादा नहीं आता था इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। और हम गांव के दूसरे बुजुर्गों से भी मिले थे जिन्होंने हमें बहुत सारी बातें बताई अ, महाराज के बारे में। हाँ, एक चीज मैं आंटी से जरूर कहना चाहूंगा, चाहे दूसरे के रेफरेंस में ही सही, गुरु महाराज का गिवन नाम कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारे लिए
वो गुरुजी हैं। उनका उनका पेरेंट्स का दिया हुआ नाम लेने से आपको ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि ही वॉज ह्यूमन लाइक मी एंड यू, नॉट इवन इन ए लाइटर सेंस। गुरु महाराज को गुरु महाराज के अलावा किसी दूसरे नाम से नहीं बुला सकते हैं। जी आंटी जी, आगे पढ़ेंगे। आप क्या सोच रहे हो? महाराज को पता चल जाता है, आप उसके बाद क्या सोचोगे वो यह भी जानते हैं। अब मुझे पूरा यकीन है कि डुगरी जाने का विचार हमारे मन में महाराज ने ही डाला था। वो चाहते तो हम वहां जाएं। वापस आने के बाद मैं शनिवार को महाराज के आगे माथा टेक कर खड़ा हुआ तो गुरुजी मुस्कुराए और पूछा, पिंड गया सी? तुम गांव गए थे? मैं आभार में केवल सिर हिलाकर हाँ ही कह पाया। वो पहले से ही सब जानते थे। उन्होंने ही हमारे लिए यह योजना बनाई थी। हम खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे थे। मुझे याद है आंटी, सैटरडे को मैं आया, लाइन में लगा, महाराज को मत्था टेका, और जैसे ही खड़ा हुआ महाराज ने देखे मुझे देखा, पिंड गया सी। वो सब जानते हैं, उन्हें सब पता है। उन्हें पता था कि हम गांव गए, उन्हें पता था कि किस तरीके से जाना था, बल्कि उन्होंने खुद भेजा। वो उनकी प्लान थी। मैंने केवल हाथ जोड़े, सिर हिलाया, ज्यादा बोल नहीं पाता था, इसलिए चुप ही रहता था महाराज के सामने। और मैं ग्रेटफुल था कि महाराज ने हमें इस लायक समझा। तो इस चैप्टर का जो पूरा पूरा का पूरा नाम है, जैसी टाइटल है, वो है कनेक्शन, संबंध। मोटे तौर पे हम लोग खूब कहते रहते हैं गुरु जी से कनेक्शन बनाओ, गुरु से कनेक्शन बनाओ। और बहुत सारी संगत ऐसी भी है जो पूछती भी रहती है, महाराज से कनेक्शन कैसे बने, हम ऐसा क्या कर दें जिससे महाराज से कनेक्शन बन जाए। सवाल क्या करने वाला नहीं है, अक्सर क्या नहीं करने वाला है। क्योंकि एक बार आप वो सब करना बंद कर दें जो आपको गुरु से दूर ले जाता है, तो अपने आप ले वही बच जाएगा जो गुरु जी से आपको जोड़ सकेगा। तो इस सेंस में अ, ये वो सारी चीजें हैं जो आपको गुरु महाराज से जोड़ती हैं और गुरु महाराज से आपका कनेक्ट बनाती हैं। जी आंटी। गुरुजी महाराज से मिले कुछ आखिरी निमंत्रणों में से एक निमंत्रण जुलाई 2007 का था। महाराज ने हमें अपनी अपनी पत्नियों को साथ लेकर जाने के लिए खास तौर पर कहा था। उससे पहले हम उस समारोह का हिस्सा बन पाते, महाराज ने महासमाधि ले ली। पहले के सभी अवसरों पर हम अपनी पत्नियों के बिना ही गए थे। हम सब अभी तक गुरुजी के यूं अचानक चले जाने के सच से समझौता नहीं कर पाए थे। मैंने खुद से वादा किया कि अगर हमारे प्रस्थान की 10 बजे की समय सीमा की उल्लंघन भी हुआ तो मैं भी चुप ही रहूंगा। इसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं कि गुरुजी अब भी उत्तरदायित्व संभाले हैं। मुझे आश्चर्यचकित करते हुए हमारे मेजबान ने 10 बजने से 10 मिनट पहले ही घोषणा की कि दिल्ली की संगत 10 बजे तक निकल जाए। यह बात एकदम चकित कर जाने वाली थी। यह केवल हमारी जिंदगी से जुड़ी महत्वपूर्ण बड़ी बड़ी बातों का ही प्रश्न नहीं है। गुरुजी बड़े प्यार से हमारी जिंदगी की हर छोटी छोटी बातों को भी नियंत्रण करते हैं। ये बहुत सारे इनविटेशंस में से ये आखिरी इनवाइट था जो महाराज ने हमें दिया था, और ये जुलाई का था। महाराज ने कहा था आंटियों को साथ लेके जाना, लेकिन जब तक ये टाइम आया तब तक महाराज ने महासमाधि ले ली थी। तो जैसे मैंने कहा कि गुरु महाराज की एब्सेंस बहुत लंबे समय तक खली। आज भी गुरु महाराज को मिस करते हैं। उस समय तो बहुत ही ज्यादा था। तो शादी अटेंड कर रहे थे जैसे गुरु महाराज के हुक्म का पालन हो रहा हो, नहीं कि ऐसा नहीं कि हमें बहुत उत्साह हो कि हम शादी में जा रहे हैं।
महाराज का हुक्म था तो जाना था। तो मैंने अपने मन में सोचा कि अगर हम 10 बजे तक नहीं भी निकल पाएंगे तो कोई बात नहीं, पर मैं कुछ बोलूंगा नहीं, हम कितने भी बजे निकल लें। हम सारे के सारे अपनी आंटियों को साथ लेके गए और चुप बैठे थे। लेकिन महाराज ने खाली चोला बदला है आंटी, महाराज गए नहीं कभी, वो वहीं थे। और होस्ट आंटी का अनाउंसमेंट हुआ 10 बजने में 10 मिनट पे कि दिल्ली की संगत 10 बजे निकल जाए। आप सोचो, शादी में से कौन बोलता है अपने गेस्ट को भाई 10 बजे तक निकल लो तुम लोग। लेकिन गुरु महाराज की संगत के लिए आदेश गुरु महाराज का आता है। और मैं, अभी तक मुझे याद है, मैं ऑलमोस्ट सन्न रह गया। गुरु महाराज, आपको पता है, आप जानते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, आप जानते हैं कि हमें 10 बजे यहां से निकल जाना चाहिए। और हम लोग 10 बजे निकल लिए। तो सवाल ये नहीं था कि बड़ी बड़ी बातें या छोटी छोटी बातें, महाराज की शरण में आए तो हर एक बात महाराज के नियंत्रण में ही होगी, उनसे परे कुछ नहीं होगा। गुरुजी बड़े प्यार से हमारी जिंदगी की छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बातों को अपने नियंत्रण में रखते, अपने कंट्रोल में रखते। गुरु महाराज से परे कुछ नहीं, उन्हें पता रहता है। जी आंटी। मैं हमेशा जिस स्थिर प्रसंग की ओर लौटता रहता हूँ वो यह है कि हम सब गुरुजी के ख्यालों से कभी भी दूर नहीं हैं। वो हमेशा ही हमारे बारे में सोचते रहते हैं और हमारी जिंदगी को बेहतरीन बनाने के रास्ते बनाते रहते हैं। गुरु जैसा नहीं कोई देव, गुरु के समान कोई अन्य देवता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि उनके आशीर्वाद तभी फलते हैं जब संगत का उनसे संबंध सीधा हो, सिर्फ उनसे हो और केवल उन दोनों के बीच हो। ऐसा होते ही आप गुरुजी के आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाते हैं। आंटी जी, महाराज ने जो मुख्य रूप से समझाया वो बस इतना है कि एक के होके रहो, जिसके भी हो जाओ। एक तकिया भरोसा तेरे चरना था और सबे ढाइया ढेरिया। तो इस तरीके से कि सारी ढेरी ढाके किसी भी दूसरे सहारे के बिना आप महाराज के पास आ जाओ। ऐसे माने, जैसे एक उदाहरण मैं अक्सर देता हूं कि जैसे आप लटके हुए हैं और आपके पास 4-5 रस्सियां हैं, तो आपको पता है एक रस्सी टूट गई, दूसरी तो बचा ही लेगी। और तो ऊपर अगर 5 लोग रस्सी पकड़ के खड़े हैं तो ये मान के चलिए कोई सा भी नहीं पकड़ के खड़ा, कोई भी जिम्मेदारी लेने वाला नहीं, पता है कोई ना कोई बचा लेगा, सब छोड़ देंगे। और फिर लॉयल्टी की अपनी वैल्यू है। महाराज देखेंगे ना मेरे प्रति इनकी कितनी लॉयल्टी है, और फिर गुरु की लॉयल्टी भी रहेगी। तो और हमारे हिसाब से गुरु जैसा तो दूसरा कोई नहीं है। भाई दूसरों के गुरु, दूसरों के देव, उनको मुबारक, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं। लेकिन हमारे गुरु जी हैं, हमारे अपने हैं, और हमने ये कहते हैं ना कि चयन कर लिया है, और गुरु जी ने हमें चयन कर लिया है। तो हम गुरु जी के, गुरु जी हमारे, बाकी कौन क्या कहाँ क्या करता है हमसे कुछ उसका लेना देना नहीं। उनके आशीर्वाद तभी फलेंगे जब हम गुरु महाराज से सीधे, बिना किसी बिचौलिए के, और केवल गुरु महाराज से जुड़ेंगे। जिस दिन ऐसा हुआ, आप आशीर्वाद के लिए तैयार हैं, उसी तरह से जैसे चोपड़ा अंकल ने बताया था। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। जय आजकल गुरु जी महाराज। रूपाली कुछ कह रही थी आप, प्लीज। अंकल आपके, मैं कह रही थी चैप्टर 83 यहाँ पे खत्म हो गया फिर। जी आंटी, बहुत ही सुंदर रीडिंग आपने की आंटी। सुंदर और सरल भाषा में आपने बहुत ही
मनमोहक तरीके से आपने हिंदी भाषा का प्रयोग किया है अपनी रीडिंग में, अच्छा लगा बहुत। और साथ संगत जी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि कल संडे है, कल भी जो नेक्स्ट सेशन होना था आज, वो सेशन कल होगा। उसके टॉपिक का नाम है और आप गुरु जी के अपने बन जाएंगे। ये टॉपिक कल पढ़ा जाएगा। और कमलेश्वर मंगल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए। आप इंटरनेशनल टूर कर रहे हैं और अपना बिजी हेक्टिक शेड्यूल में से आपने समय निकाला। थैंक्स अ लॉट। महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, गुरु जी महाराज से हम सबको आगे दिलवाएंगे।